मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। हम बैंकर्स एल्गोरिथम को एक क्वेश्चन की तरह समझेंगे। हम क्वेश्चन एग्जांपल ये बोर्ड पे दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या। यहाँ एक्स वाई और जेड ये तीन तरह के टाइप ऑफ रिसोर्सेस हैं और हर एक का 5-5 नंबर क्वांटिटी है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में दिया गया है ये एलोकेशन चार्ट है और ये रिक्वेस्ट दिया हुआ है इसमें। तो while solving a problem we will add 2 more column in this. Here we will add, यहाँ पे हम ऐड करेंगे नीड, कितना नीड है, स्टिल इट्स नीड। और दूसरा में यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम कि कितना अवेलेबल मेरे पास रिसोर्स है, अवेलेबल रिसोर्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये एक्स वाई, ये वाई और ये जेड के लिए, ये एक्स वाई और जेड। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरे पास कितना अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल है। हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मेरा दिया हुआ है 5, 5 और 5। तो हम चेक करते हैं कि कितना रिसोर्स मेरा ऑलरेडी एलोकेट है। तो वाई टाइप में मेरा 5 एलोकेट है, सॉरी एक्स टाइप में 5 एलोकेट है, वाई टाइप में 4 एलोकेट है और जेड टाइप में 3 एलोकेट है। तो मेरे पास रिमेन कितने हुए, रिमेन मेरे पास हुए, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स टाइप में 0 बचे हैं मेरे पास, वाई टाइप में 1 बचा है और इधर 2 बचा है। तो ये अवेलेबल में हम लिख देते हैं 0, 1 एंड 2। ये मेरा अवेलेबल रिसोर्सेस में है। अब हम चेक कर रहे हैं कि नीड मेरा कितना है। सबसे पहले हम नीड को लिख लेते हैं। नीड कितना है, नीड का मतलब हुआ कि इतना रिक्वेस्ट किया है और इतना ऑलरेडी एलोकेट है, तो हमको और कितना देना पड़ेगा, इसको हर एक प्रोसेस को कितना देना पड़ेगा। तो इसमें हम फाइंड कर रहे हैं कि x के लिए P0 को एक भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मिला हुआ है और एक रिक्वेस्ट किए हुए है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे y कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया, तो सीधा बात है कि इसको ज़रूरत ही नहीं है। और z ये है कि z 3 रिक्वेस्ट किया और एक एलोकेट है, तो इसको मिलना चाहिए। और सिमिलरली हम P1 के लिए देख रहे हैं, P1 के लिए देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट किया है 0, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सीधा 0 लिखते हैं। फिर 1 रिक्वेस्ट किया है लेकिन मेरे पास 0 एलोकेट है, तो 1 यहाँ पे नीड और चाहिए कि कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जेड है जो है वो 2 रिक्वेस्ट किया है और एलोकेट 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। 1 एक और चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। अब P2 के लिए देखते हैं एक्स टाइप में हमें एक रिक्वेस्ट किया है और एलोकेट 2 है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको, तो ज़रूरत से ज़्यादा दिए हुए। फिर रिक्वेस्ट वाई टाइप में किए हुए हैं 2 और 2 एलोकेट है, फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अब जो हम देखेंगे कि मेरे पास अवेलेबल 0, 1 एंड 2 इस टाइप में रिसोर्स अवेलेबल है और कितना नीड है हर एक प्रोसेसर के लिए। तो सबसे पहले हम P0 के लिए देखते हैं। में 0 कोई नीड नहीं है, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल भी 0। वाई के लिए मेरा कोई नीड नहीं है। वाई के लिए हम देख रहे हैं ये मेरे पास एक अवेलेबल है, तो भी और अच्छा है, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 जेड के लिए मेरे पास 2 अवेलेबल है और 2 इससे नीड भी है। तो हम क्या करेंगे कि आराम से इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा फर्स्ट में। तो P0 को हम लिख देते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ये इसका P0 का एग्जीक्यूशन हो गया। अब आते हैं उसके आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं, P1 के लिए आते हैं हम। P1 में हम चेक कर रहे हैं कि मेरे पास चूँकि 0, 1, 2 ऑलरेडी रिसोर्स अवेलेबल था और इसका एग्जीक्यूशन P0 का कंप्लीट हो चुका है, तो ये जितना भी रिसोर्स इसको एलोकेट था ये रिलीज कर देगा। तो ये रिलीज कर देगा तो मेरे पास अब रिसोर्स कितना अवेलेबल टोटल हो गए, इसको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे इसमें, तो कितना होगा मेरे पास, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। 1, 3, 3 मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स है अभी। तो P1 के लिए हम देख रहे हैं तो X में मेरा 0 नीड है, मेरे पास एक अवेलेबल है और अच्छा है। Y के लिए मेरा 1 नीड है और 3 अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। फिर Z के लिए 3 अवेलेबल है और 1 ही नीड है, और भी बहुत अच्छा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके नीड को ये सेटिस्फाई करता है। तो P1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो P1 मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब जो भी P1 रिसोर्स लिए हुए था वो रिसोर्स को रिलीज कर दिया, क्योंकि इसका वर्क कंप्लीट हो गया, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये रिलीज करेगा। तो अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हो गए, इसको ऐड कर देंगे। तो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स जेड में 4 हो गए और
वाई के लिए 5 हो गए और एक्स के लिए 3 हो गया। अब चेक करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक भी ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो ही जाएगा। ऑलरेडी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही हमको एलोकेट है, तो P2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा इस सिचुएशन में हम फाइंड कर रहे हैं कि डेडलॉक नॉट अकरिंग। अब इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन में फाइंड करें कि ये सीरीज यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूशन P1 से स्टार्ट करते हैं तब भी मेरे पास उस समय 0 1 2 अवेलेबल था और P0 को 0 1 1 चाहिए था, तो P1 भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम P2 से स्टार्ट करते थे तो P2 का भी हो जाता है एग्जीक्यूशन। सो ये मेरा जो सीक्वेंस है यूनिक सीक्वेंस नहीं है। ओके, एक बात को रिमेंबर कीजिएगा। और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स, वाई एंड जेड ये 3 तरह के मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं और हर एक का 10, 5 और 7 इंस्टेंट है, और P1, P2, P3, P4, P5 ये 5 तरह के रिसोर्स वी आर हैविंग अवेलेबल। ये एलोकेशन है और ये रिक्वेस्ट है। तो आइए हम पहले सॉल्व करते हैं इसको। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरे पास कितने रिसोर्स टोटल एलोकेट है। टोटल एलोकेट मेरे एक्स टाइप में 2, 5, 2, 7 एलोकेट है मेरे पास। वाई टाइप में 1, 2 एलोकेट है। जेड टाइप में 5 एलोकेट है। तो अवेलेबल मेरे पास कितने हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 10, 5 और 7 है, और मेरे पास एलोकेट ऑलरेडी ये है। तो अवेलेबल में मेरे पास कितने बच जाएंगे, एक्स, वाई, ये जेड है, तो अवेलेबल में मेरे एक्स टाइप में बच जाएंगे 3, वाई टाइप में बच जाएंगे मेरे पास 3 और जेड टाइप में 2। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितने नीड है इस टाइप में, एक्स, वाई और जेड, हर एक टाइप में कितने नीड है। तो रिक्वेस्ट है मेरा 7 और एलोकेट 0 है, तो सीधा बात है कि 7 को नीड है मेरे पास। फिर रिक्वेस्ट 5 है, एलोकेट 1 है, तो 4 नीड है। फिर रिक्वेस्ट यहाँ पे 3 है और एलोकेट 0 है, यहाँ पे 3 नीड है मेरे पास। और प्रोसेस P2 के लिए अब देखते हैं। प्रोसेस P2 के लिए मेरे पास एक्स में रिक्वेस्ट 3 है और एलोकेट 2 है, तो एक नीड और है मेरे पास चाहिए। 2 रिक्वेस्ट है और 0 अवेलेबल है, तो 2 और चाहिए मुझे। फिर 2 रिक्वेस्ट है और 0 अवेलेबल है, तो 2 और चाहिए। सिमिलरली P3 के लिए हम देखते हैं। तो P3 में हम देख रहे हैं कि एक्स में हमें 9 रिक्वेस्ट है और 3 एलोकेट है, तो 6 चाहिए। वाई के लिए 0 चाहिए और 0 एलोकेट भी है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। फिर 2 रिक्वेस्ट इसको चाहिए और 2 अवेलेबल है, तो 0 हो ही जाएंगे इसके लिए। अब आते हैं P4 के लिए देखते हैं। P4 के लिए 4 रिक्वेस्ट है और 2 एलोकेट है, 2 और चाहिए। 2 रिक्वेस्ट है और 1 एलोकेट है, तो 1 और चाहिए हमें। फिर देखते हैं कि जेड के लिए मेरे पास 1 एलोकेट है और 2 रिक्वेस्ट है, तो 1 और चाहिए। P5 के लिए चेक करते हैं। P5 में एक्स के लिए मेरे 5 नीड है और 0 एलोकेट है, तो 5 चाहिए हमें। फिर वाई के लिए हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट है और 0 एलोकेट है, तो मुझे तीनों चाहिए। फिर देख रहे हैं जेड के लिए 3 रिक्वेस्ट है और 2 एलोकेट है, तो 1 चाहिए। चूँकि मेरे पास करेंटली इतना अवेलेबल है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें मैच करेंगे कि हम कितना नीड है और इसके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कोई भी इसमें से। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि प्रोसेस P1 के लिए एक्स टाइप में इसे 7 नीड है, बस मेरे पास अवेलेबल 3 ही है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आगे के लिए देखते हैं हम प्रोसेस P2 के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 अवेलेबल है एक्स के लिए। ठीक है, मेरे पास 1 नीड चाहिए और 3 अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अच्छा। वाई के लिए भी देख रहे हैं सिमिलरली, वाई के लिए भी मेरे पास 2 नीड है और 3 अवेलेबल है, सफिशिएंट अवेलेबल है। फिर जेड के लिए मेरे पास 2 अवेलेबल है और 2 चाहिए, तो यानी कि मेरा पहला एग्जीक्यूशन P2 का होगा, मेरा P2 का कंप्लीट हो गया वर्क। ठीक है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को, इसके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी रिसोर्स इसको एलोकेट था,
P2 को अब ये रिलीज कर देगा, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया तो ये रिलीज कर देगा। तो अब मेरे पास कितने अवेलेबल हो गए, ये पहले से अवेलेबल थे और ये ऐड हो जाएंगे, इतने एलोकेट अब मेरे पास और अवेलेबल हो गए। तो 5 3 2 मेरे पास और रिसोर्स अवेलेबल हो गए। अब आते हैं आगे चेक करते हैं P3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम सबसे पहले P1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो P1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि इसमें ये नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल 5 एक्स टाइप में और नीड 7 थे, तो छोड़ेंगे इसको, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। P3 के लिए आते हैं। P3 के लिए हम आते हैं, क्योंकि P2 का एजुकेशन हो चुका है, तो P3 के लिए आते हैं। तो P3 में हमको 6 ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास है कितना, 5 ही है। तो फिर हम होल्ड करेंगे, फिर इसको भी हम छोड़ देंगे और आगे P4 के लिए बढ़ेंगे। P4 में हमें 2 नीड है, 5 अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। फिर 1 नीड है, 3 अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। फिर 1 नीड है, 2 अवेलेबल है, तो यानी कि P4 का एग्जीक्यूशन होगा। हम देख रहे हैं P4 का एग्जीक्यूट करेंगे तो सीक्वेंस में मेरा आ जाएगा P4, पहले P2 का हुआ फिर P4 का हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी P4 रिसोर्स एलोकेट हुए था उसको P4 को अब ये रिलीज कर देगा। तो टोटल मेरे पास अवेलेबल कितने हो जाएंगे, ये पहले से अवेलेबल था और ये रिसोर्स जो रिलीज किया, तो मेरे पास यहाँ 7 हो गया, फिर 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम चेक करते हैं P1 के लिए। P1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि इसको नीड है। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे पास रिसोर्स इतना अवेलेबल है और मेरे पास P1 P3 और P5 बचे हुए हैं। इसमें से हम चेक करते हैं कि कौन इनके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं P1 के लिए। P1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो P1 के लिए X जितना नीड है उतना है मेरे पास, Y के लिए जितना नीड है वह है मेरे पास। Y के लिए 4 नीड है और 4 अवेलेबल भी है। Z के लिए 3 नीड है, 3 अवेलेबल है। तो मेरे पास P1 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे भी चेक कर लेना है कि आगे के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आगे के लिए भी हम देख रहे हैं, तो P3 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो P3 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, अवेलेबल है। P5 के लिए भी कर रहा है। इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कि इनमें से हम कोई भी एक पहले कर सकते हैं, कोई भी किसी एक को उठा के कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये जो मेरा सीक्वेंस ऑब्जर्व होगा, सीक्वेंस हम प्राप्त करेंगे, ये यूनिक सीक्वेंस नहीं रहेगा। ये रिमेंबर कर लीजिएगा, सीक्वेंस यूनिक नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम आइए P1 को ही सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। P1 मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब रिसोर्स जो अवेलेबल P1 को था वो रिलीज कर देगा। अब मेरे पास 7 5 और 3 रिसोर्स अवेलेबल है। 7 5 और 3 रिसोर्स अवेलेबल है। और अब P3 को हम लास्ट में P3 के लिए चेक करते हैं। तो P3 के लिए भी ये X के लिए जितना है उससे सफिशिएंट है, Y के लिए भी सफिशिएंट है और Z के लिए भी सफिशिएंट है। तो P3 भी मेरा एग्जीक्यूट होगा और P3 यहाँ सीक्वेंस में लिख देंगे। अब आते हैं P5 के लिए। P5 के लिए जितना ये रिसोर्स था ये रिलीज कर देगा। तो मेरे पास अब है 10 5 5 और 5। अब P3 के लिए इसको चाहिए रिसोर्स 5 3 3 और मेरे पास 10 5 5 है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। तो P5 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो रिसोर्स है इसको हम ऐड कर देंगे, जितना रिसोर्स ये था इसके पास वो रिलीज कर देगा। तो टोटल अवेलेबल मेरे पास कितने हो गए हैं, 10 5 और 7। इसका जो वैल्यू आएगा, जो टोटल रिसोर्स लास्ट में जो अवेलेबल रहेगा और जो मेरा पहले का जो रिसोर्स दिए हुए थे दोनों बराबर है, तो हमेशा चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है और सीक्वेंस भी सही, आपका आंसर सही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बैंकर्स एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा।